आइए अब देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम दोस्तों एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण नियम है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक बैटरी को चालकों के माध्यम से एक बल्ब से जोड़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यह बैटरी 3 वोल्ट की है। बैटरी का जो यूनिट होता है, जो भी वोल्टेज देने वाला यंत्र है दोस्तों, उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा हम वोल्ट में लिखते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि V इज इक्वल टू V बराबर है 5 वोल्ट के या फिर 3 वोल्ट के, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि V और ये V एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ऐसा मत समझिए। ये V उसका यूनिट बता रहा है और ये बोल रहा है कि ये इतने वोल्ट की बैटरी है। ये जो V बैटरी है वो इतने वोल्ट की है। चलिए फिर से अपने चित्र पे आ जाते हैं। इस बैटरी को जब हमने चालक के माध्यम से इस बल्ब से जोड़ दिया, तब इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट। और इस विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर, जिसे ए भी लिखा जाता है। तो यह करंट जो आई है वो 1 एम्पियर भी हो सकता है, 2 एम्पियर भी हो सकता है, 0.5 एम्पियर भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि करंट को जब भी लिखें तो उसके आखिर में ए लगाएं, उसके यूनिट के रूप में। तो ये ए आपको बताएगा कि ये कितने एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है उस परिपथ से। और ये जो बल्ब है, यह बल्ब कुछ नहीं बल्कि एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। आर जिसे रेजिस्टेंस का एक शुरुआती अक्षर के रूप में देखा जा सकता है। और ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 10 ओम, यह जो चिन्ह मैंने बनाया है वो ओम का चिन्ह है। इसे ओम के नाम से जाना जाता है। 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इस जो हमने यह प्रयोग के लिए जो चित्र बनाया है, इसका उपयोग ओम के नियम को समझने के लिए कैसे किया जा सकता है। चलिए मैं पिछले चित्र को दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, और इस बार चिन्हों के माध्यम से। तो आपको पता है यह बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ये चालक और ये प्रतिरोध R। ये वोल्टेज देगा V और यहां से करंट अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होगी I। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों। उन्होंने भी एक ऐसा ही प्रयोग किया था और उन्होंने क्या किया कि बार बार इस बैटरी का मान बदला। अर्थात पहले उन्होंने 1 वोल्ट लगाया होगा, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, और उन्होंने इस विद्युत धारा को मापा कि जब वो वोल्टेज बदलते हैं तो विद्युत धारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बशर्ते कि यह प्रतिरोध समान रहे हर प्रयोग के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा करके देखा, आप अपने स्कूल में भी यह प्रयोग कर सकते हैं। जब उन्होंने ऐसा करके देखा दोस्तों, तो उन्होंने पाया, यहां मैं V लिखता हूं, यहां मैं I लिखता हूं, और ऐसा हम मान लेते हैं कि उस R की वैल्यू 10 ओम होगी। तो जब उन्होंने ऐसा देखा, तो जब उन्होंने 1 वोल्ट रखा, तो जो करंट, जो विद्युत धारा उससे प्रवाहित हुई थी, वो 0.1 एम्पियर आई, ये वोल्ट में और वो एम्पियर में। जब उन्होंने इसको 2 वोल्ट किया तो ये 0.2 एम्पियर आया। जब उन्होंने इसको 3 वोल्ट किया तो ये 0.3 एम्पियर आया। और जब उन्होंने इसको 5 वोल्ट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ये 0.5 एम्पियर है। जब हम ये जो टेबल मैंने यहां बनाया है दोस्तों, इसको ये V और ये I, ऐसा एक ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो यह एक सीधी रेखा आएगी।
जहां 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, और 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे आपको बिंदु मिलेंगे जिन्हें आप जब मिलाएंगे तो वो एक सीधी रेखा आएगी जो कि इस 0 0 जो ये बिंदु होता है ग्राफ में, उससे होके गुजरती है। मेरा जो ड्राइंग है दोस्तों उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए ये रेखा आपको सीधी नहीं दिख रही है, पर ये एक बिल्कुल ही सीधी रेखा आएगी। तो उन्होंने यह पहचाना कि जब इस प्रतिरोध को कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट अर्थात फिक्स कर दिया जाता है कि इसका मान बदलेगा नहीं, तो जब आप V को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव इस करंट पे पड़ता है, इस विद्युत धारा पे पड़ता है। तो आप जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और जब आप वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा रेखा चित्र ढूंढ ही लिया जिसमें एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 वोल्ट देने पर 0.1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 2 वोल्ट देने पर 0.2 एम्पियर, 3 वोल्ट देने पर 0.3 एम्पियर, और इसी तरह आगे भी। और यह रेखा चित्र हमने कब बनाया है दोस्तों? जब प्रतिरोध का मान 10 ओम लिया था हमने। पर अगर हम प्रतिरोध का मान बदलेंगे, ऐसा चलिए मान लेते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ा करके अगर हम बढ़ा देते तो यह रेखा चित्र ऊपर की ओर मुड़ता, और अगर घटा देते तो यह रेखा चित्र नीचे की ओर मुड़ जाता, ऐसा। पर ध्यान देने वाली बात यह होती कि हर एक केस में, हर एक वक्त जो रेखा चित्र आप बनाएंगे वो इस 0 0 बिंदु से होकर ही गुजरेगा, जो कि एक बहुत साधारण से समझने की बात है कि 0 0 से होकर वो हमेशा गुजरेगा, क्योंकि अगर आप वोल्टेज ही 0 रखते हैं परिपथ में, अर्थात कोई बैटरी ही नहीं जोड़ते हैं परिपथ से, तो कैसे उस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो इसीलिए वो जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ओम ने इसी रेखा चित्र का प्रयोग करके इसको गणितीय रूप देना चाहा, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि परिपथ में दिया गया वोल्टेज समानुपाती होता है परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के, अर्थात जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया। जब हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे हम देखेंगे कि V बटे I अर्थात दिया गया वोल्टेज बटे प्रवाहित करंट एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, अर्थात यह अनुपात कभी नहीं बदलता। इससे यही पता चलता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, जिससे कि यह जो मान है V बटे I का, वो एक नियतांक हो जाता है, वो एक स्थिरांक हो जाता है, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसी नियतांक को दोस्तों रेजिस्टर नाम दिया गया, R, जिसे हम प्रतिरोध कह रहे थे। तो इसी नियतांक को हमने R से दिखा दिया। तो जब आप इस V बाय I अर्थात V बटे I इज इक्वल टू R को लिखेंगे तो आप पाएंगे V इज इक्वल टू IR, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, अर्थात ओम का नियम कहते हैं। तो यही है दोस्तों ओम का नियम, जो कि बतलाता है कि वो अगर आप परिपथ में वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो प्रतिरोध का मान है, ये जो प्रतिरोध का मान है R, यह एक कांस्टेंट है, यह एक स्थिरांक है, यह एक नियतांक है, यह कभी बदलेगा नहीं ओम के नियम के अनुसार। अगर आप इसको बदल देंगे तो ओम का नियम आप V इक्वल टू IR हर बार नहीं लगा सकते। खैर, इसे हम आगे और चर्चा करेंगे इस बात पे।